कि क्यों पड़े हो दुनिया के चक्कर में लाचार बनकर, क्यों पड़े हो दुनिया के चक्कर में लाचार बनकर, उठो और औकात दिखा दो दुनिया को बात बनकर। तो नमस्कार बच्चों, आप सभी का आपके ऑफिशियल चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो उम्मीद करते हैं आप सभी ने पहली क्लासेस को जितने शानदार तरीके से आपको पढ़ाने का काम किया गया है, आपको उतने ही शानदार तरीके से आप लोगों ने पढ़ा होगा। मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूँ, यहीं पर आप लिख के ले लीजिए कि आपको बोर्ड एग्जाम्स में इतना बेहतर परफॉर्मेंस जो है आपको कराने वाले हैं, जिस तरीके से जिस लेवल पर आपको हम प्रिपरेशन कराने वाले हैं, वो आपका एकदम जो है वो शानदार होने वाला है। तो देर किस बात की, अगर आपने अभी तक चैनल पर आप डायरेक्ट आए हैं और चैनल को देख रहे हैं कि यहाँ से क्या मेरा पढ़ाई जो है वो अच्छे तरीके से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो आप बिल्कुल ही सही जगह पर आए हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जिस लेवल पर आपका यहाँ पे पढ़ाया जाने वाला है, जिस तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम्स का प्रिपरेशन कराया जाने वाला है, वो बहुत ही शानदार होने वाला है। क्लियर है? तो आप सभी को हम यही कहेंगे कि अगर आप नए हैं, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, तो पहले क्लास को कर लीजिए, और अगर क्लास अच्छी लगे तो आप चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और नहीं अच्छी लगेगी तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करने की कोई भी आवश्यकता जो है होने वाली नहीं है। तो देर किस बात की, करते हैं हम आप सभी का क्लासेस को जो है वो स्टार्ट, और उम्मीद करेंगे कि आप लोग कॉपी और पेन लेके आप लोग साथ में बैठे हुए हैं होंगे, और जो भी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी एक एक पॉइंट को वो आप लोग जो है वो बेहतर तरीके से पढ़ने वाले हैं। ठीक है? जैसा कि मैंने इससे पहले की क्लासेस में आपको जो पढ़ाया था, उसी के आगे का जो आज मेरा टॉपिक है बेटा, वो आपका जो होने वाला है वो रासायनिक समीकरण होने वाला है। क्या होने वाला है? रासायनिक समीकरण होने वाला है। इससे पहले हम लोगों ने रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन के बारे में और रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जो है वो पढ़ाई किया था। कोई दिक्कत होने नहीं वाली होगी उसमें। तो उसी तरीके से आज जो हम लोगों को बेटा पढ़ना है, वो हमको पढ़ना है रासायनिक समीकरण को, कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। ठीक है ना? नंबर चल रहा होगा, हाँ, तो उसका मतलब रिकॉर्ड हो रहा है। ओके, ठीक है। तो रासायनिक समीकरण क्या होता है, आइए हम इसके बारे में आपको समझाते हैं, और समझाएंगे ही नहीं, बेहतर तरीके से, एकदम शानदार तरीके से समझा देने वाले, मजा आ जाने वाला। आप लोग पक्का बता रहे हैं बोर्ड परीक्षा में पढ़ने के बाद धुआं धुआं कर देने वाले हैं। क्लियर? ठीक है। बच्चे हंस रहे हैं डायलॉग पे। आपके साथ बच्चे ऑनलाइन जो पढ़ रहे हैं, वो ऑफलाइन भी बच्चे इसी में बैठे हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं उन लोगों को कुछ और पढ़ा रहा हूँ ऑफलाइन में, ऑनलाइन में कुछ और। एकदम जो ऑफलाइन बच्चों को मिलेगा वही ऑनलाइन मिलेगा, सेम। दोनों हमारे लिए बराबर ही हो। ठीक है? ऐसा नहीं कि ये ज़्यादा फीस दे रहे हैं तो इनको हम अलग से पढ़ा देंगे, आप फीस नहीं दे रहे हैं तो आपको नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है? चलिए, अब यहाँ हम बात करते हैं, हमारा जो हेडिंग होने वाला है इस तरीके से, वो क्या होने वाला है, समझना है इसी चीज को, कि किसी रासायनिक अभिक्रिया, आप सभी का लिखा हुआ है क्या, कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक, कल मैंने बताया था अभिकारक के बारे में, और उत्पाद, इसको भी मैंने बताया था कि अभिक्रिया होने से पहले जो पदार्थ आपस में मिलकर नया पदार्थ बनाते हैं, तो जो पदार्थ आपस में मिलकर बनाते हैं उसे अभिकारक कहते हैं, और जो नया पदार्थ बनाते हैं उसे उत्पाद कहते हैं। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक को और उत्पाद को किस सहायता से, सूत्र की सहायता से प्रदर्शित करने वाला जो समीकरण बेटा होता है ना, वही आपका क्या कहलाता है, वही आपका रासायनिक समीकरण कहलाता है। यहाँ पर आपका लिखा है परमाणुकरण, तो इसका मतलब यहाँ पर आपका समीकरण लिख लीजिएगा, गलती से टाइपिंग मिस हो जाता है। ठीक है? बात समझ में आई कि किसे कहते हैं रासायनिक समीकरण? कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को जो अभिकारक होते हैं उसमें, और जो उसमें उत्पाद होते हैं, उसको किस रूप में लिखा जाए, सूत्र के रूप में लिखा जाए, संकेतों के रूप में लिखा जाए, समीकरण के रूप में लिखा जाए, तो उसी को बेटा हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। आइए ले चलते हैं, आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं। किसे समझाते हैं? एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे क्या होगा एग्जाम्पल हमारा, देखना है इसी को ध्यान से। ठीक है? जैसे हम बात करें अगर हाइड्रोजन और क्लोरीन की बात किसकी, हाइड्रोजन की बात करें और हम क्लोरीन की बात करें, तो जब ये आपस में क्रिया करती हैं तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। क्या बनता है? कि जब हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में क्रिया करता है तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। अब इसे शब्द समीकरण
के रूप में निम्न प्रकार से लिखा जाता है। शब्द समीकरण क्या होता है, जैसे कि हाइड्रोजन और क्लोरीन, क्या कि हाइड्रोजन और क्लोरीन, ठीक है। इस तरीके से हम क्या कहें कि ये जो हाइड्रोजन है और जो ये क्लोरीन है, ये दोनों हमारा पता है क्या है, ये दोनों हमारा क्या है, अभिकारक हो गया। अब हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलके हमारा क्या बनाता है, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। क्या बनाता है, तो जो नया पदार्थ बनता है उस नए पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। तो अब आप लोग देख रहे होंगे कि ये अभिकारकों के बीच में हमने प्लस चिन्ह का उपयोग किया है, क्यों, और ये अभिकारक हो गया और ये उत्पाद हो गया, उसके बीच में चाहे इक्वल टू का निशान लगा दो, चाहे इसी को गिव्स आउट तीर का निशान लगा दो। तो यही को हम लोग बोलते हैं रासायनिक समीकरण। मतलब जब हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलके आपस में अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है, और इसी अभिक्रिया को प्लस तीर इन सारी चीजों के रूप में लिखना ही हमारा क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। कोई दिक्कत, कोई समस्या हो इतने में तो बताओ। आया समझ में कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं बेटा इस तरीके से हमारा क्या होने वाला है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हम इसी तरीके से बात करें कि जब सोडियम और जल परस्पर क्रिया करते हैं, क्या कि जब सोडियम और जल परस्पर आपस में क्रिया करते हैं, हाँ लिखा होगा कि जब सोडियम और जल परस्पर क्रिया करते हैं तो यहां से क्या होगा, वो बनाता है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। देख पा रहे होंगे यहाँ पर आप इस तरीके से, अगर हम बात करें इस तरीके से तो दिख रहा होगा कि जो सोडियम है और यहाँ से जल है, प्लस का मतलब वो आपस में क्या कर रहा है, क्रिया कर रहा है, और क्रिया कर रहा है तो यहाँ से क्या बन रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, और साथ ही साथ में क्या, साथ में हाइड्रोजन गैस भी निकल रहा है, ठीक है। साथ में हमारा जो है इस प्रकार से वो क्या होगा, वो हाइड्रोजन गैस इस तरीके से आप देख रहे होंगे। तो ये तो शब्द के फॉर्मेट में लिखा है, ये किस फॉर्मेट में लिखा है, अगर हम इसी को फार्मूले के रूप में लिखें, किस रूप में लिखें इसी को, अगर हम इसी को फार्मूले के रूप में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, ध्यान देना। तो सोडियम को हम लोग लिखेंगे क्या, सोडियम को हम लोग लिखेंगे 2Na, सोडियम को क्या लिखेंगे 2Na, और जल को हम लोग क्या लिखेंगे, तो जल को हम लोग लिखेंगे 2H2O। क्या लिखने वाले हैं, जल को लिखने वाले हैं 2H2O लिखने वाले हैं। और इस तरीके से ये जब सोडियम जल से अब क्रिया करेगा तो यहाँ से क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या होता है 2NaOH होता है, और यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, यहाँ से हमारा जो है हाइड्रोजन गैस इस प्रकार से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। ये क्या है, दो पदार्थ मिलकर आपस में नया पदार्थ बना रहे हैं तो इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और इन रासायनिक अभिक्रिया, ये जो आप देख रहे हैं इस तरीके से, ये जो रासायनिक अभिक्रिया है, इसी को सूत्र और संकेत के रूप में लिख दिया जाए तो इसी को हम लोग जो है वो क्या कहते हैं, इसी को हम लोग जो है वो रासायनिक समीकरण कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर जो है वो समझ में आ चुका होगा। बोलो कोई दिक्कत इतने में, नहीं। आगे बात करते हैं और आगे देखते हैं हमारा क्या होने वाला है। अब अगर हम बात करें कि रासायनिक समीकरण को लिखने के नियम क्या होते हैं, अगर हम बात करें कि जो रासायनिक समीकरण होता है उसको लिखा कैसे जाता है, अगर लिखने के तरीके की बात करें तो रासायनिक समीकरण को हम किस तरीके से लिखते हैं, आइए बात करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो हेडिंग होने वाला है वो हेडिंग हमारा होने वाला है रासायनिक समीकरण के क्या, हेडिंग हमारा होने वाला है रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। तो जैसे अगर हम बात करें कि कैसे लिखा जाता है, तो यहाँ पर आपका लिखा है, पहला पॉइंट आप देख रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो अभिकारक होते हैं उनके बीच हम लोग धन चिन्ह का यूज करते हैं। कौन सा, धन चिन्ह का। जैसे अभी ही अगर हम बात कर लें, जैसे अभी ही अगर हम बात कर लें, जैसे अभी हम लोगों ने क्या लिया था, सोडियम लिया था, और हमने सोडियम की क्रिया किससे कराई थी, सोडियम की क्रिया हमने किससे कराई थी, जल से कराई थी। तो सोडियम की क्रिया जब हमने जल से कराई तो क्या बना था, बोलो, तो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड बना था, और क्या निकल गया था, हाइड्रोजन गैस इस तरीके से निकल गया था। क्या निकल गया था, हाइड्रोजन गैस निकल गया था।
तो अब इसमें क्या लिखा है कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, जो रासायनिक अभिक्रिया है, इसमें अभिकारकों के बीच कौन सा चिन्ह लेते हैं? धन चिन्ह। तो ये बताओ क्या है ये दोनों? ये हमारा दोनों क्या है? अभिकारक है कि नहीं है? ये दोनों हमारा बेटा पता है वो अभिकारक होने वाला है। और यहाँ अभिकारकों के बीच में जब अभिक्रिया होती है तो हम लोग प्लस चिन्ह का यूज करते हैं, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि धन चिन्ह लेते हैं। और साथ ही साथ आपका बाईं ओर जो उत्पाद बनता है, उसके ये जो उत्पाद आप देख रहे हैं, इसके बीच भी हमारा जो है वो धन चिन्ह का उपयोग करते हैं। समझ में आया? तो कहने का मतलब पहला समीकरण लिखने का नियम यह होता है कि अभिकारक हो चाहे उत्पाद हो, दोनों के बीच में हम कौन से चिन्ह का यूज करेंगे? प्लस चिन्ह का यूज करने वाले हैं। कोई दिक्कत आ गई बात समझ में? दूसरा क्या, एक एग्जाम्पल और है आपका, लिखा हुआ है क्या कि हेबर विधि में, हेबर विधि एक तरीका होता है जब इसमें नाइट्रोजन और जब इसमें हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया का निर्माण होता है। हेबर विधि एक तरीका है जिससे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को आपस में मिलाकर अमोनिया बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? अमोनिया बनाई जाती है। तो कैसे वो बनता है, आइए हम बात करते हैं। तो जैसे अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन हमारा पता है क्या होता है? 2N2 होता है। क्या होता है? 2N2 होता है। और हाइड्रोजन यहाँ पर हम लोग लेने वाले हैं कितना? हाइड्रोजन हम लोग लेने वाले हैं 3H2। और जब ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं, जब दोनों आपस में अभिकारक है ना, तो अभिकारक के बीच में क्या लगाएंगे? प्लस चिन्ह लगाने वाले हैं। रासायनिक समीकरण समझ रहे हैं? तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में क्रिया कर रहा है, इसलिए हम प्लस चिन्ह लगाएंगे। अभिकारक के बीच में प्लस चिन्ह लगाएंगे। और जब दोनों आपस में क्रिया करेंगे तो ये पता है क्या बनाने वाले हैं? बोलो। अमोनिया, उत्पाद बनाने वाले हैं, अमोनिया बनाने वाले हैं। और अमोनिया इस तरीके से बनेगी तो साथ ही साथ इसमें क्या निकलेगा? अमोनिया बनने के साथ ही इसमें क्या निकलने वाली है? ऊर्जा निकलने वाली है। ठीक है ना? क्या निकलने वाला है? ऊर्जा निकलने वाली है। तो आपको क्या हमने बताया कि अभिकारक के बीच में हम धन चिन्ह लगाएंगे, साथ ही उत्पाद में भी हम लोग धन चिन्ह लगाएंगे। और साथ ही साथ आप ये बात भी जानते रहिए कि जब नाइट्रोजन हमारा हाइड्रोजन से क्रिया करेगा तो हमारा वो क्या बनाता है? वो इस तरीके से हमारा जो है वो अमोनिया बनाता है। कोई दिक्कत? यहाँ से आपका क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, आगे कंपटीशन एग्जाम में भी आपको मदद होगा कि जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होता है तो हमारा क्या बनता है? अमोनिया बनता है। मतलब आफ्टर रिएक्शन बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन देन प्रोड्यूस बाई क्या? अमोनिया। ठीक है ना? मतलब अमोनिया का निर्माण करता है। और साथ ही साथ ऊर्जा भी निकलती है उसके साथ में। क्या निकलता है? आ गई इतनी बात समझ में? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या चीजें हमारी होने वाली है। अब इसी तरीके से अगले पॉइंट की बात करें, अगर हम बात करें इस तरीके से, तो लिखा है अभिकारक और उत्पाद के मध्य। यहां होना चाहिए अभिकारक और उत्पाद के मध्य। क्या होना चाहिए यहाँ पर? अभिकारक और उत्पाद के मध्य हम क्या करेंगे? तीर लगाकर रासायनिक समीकरण, मतलब रासायनिक अभिक्रिया की दिशा को क्या किया जाता है? प्रदर्शित किया जाता है। क्या कि अभिकारक और उत्पाद के बीच में तीर चिन्ह का यूज करके हम लोग क्या करते हैं? अभिक्रिया की दिशा को प्रदर्शित करते हैं कि किधर से किधर की ओर क्या बन रहा है। और कभी कभी तीर के निशान पर, साथ में कभी कभी आपका तीर के निशान पर क्या करते हैं? बराबर सिंबल का भी यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? बराबर सिंबल का यूज करते हैं। मैंने बताया क्या आपको? मैंने इस तरीके से आपको बताया कि जैसे हमारा 2Na प्लस क्या 2H2O आपस में क्रिया करता है तो क्या बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। साथ में क्या निकलता है? हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो मतलब ये हमारा क्या हो गया? अभिकारक हो गया। और ये हमारा क्या हो गया? उत्पाद हो गया। तो मतलब अभिकारक और उत्पाद के बीच में ये जो तीर चिन्ह का यूज हम लोग करते हैं। कोई दिक्कत? आ गई बात समझ में कि अभिकारक के बीच में और उत्पाद के बीच में बेटा आपका जो है वो हम लोग किसका यूज करने वाले हैं? वो उसका हम तीर चिन्ह का यूज करने वाले हैं। इस बात को आप लोग बहुत ध्यान से समझ लीजिए। आगे यही सब चीजें आपको जो है वो करने वाले हैं।
यही सारी चीजें जो है हम लोग वो करने वाले हैं, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, उम्मीद करते हैं आपको। ठीक है कि अभिकारक और उत्पाद के बीच में हम लोग तीर चिन्ह का प्रयोग करेंगे, और तीर चिन्ह जो है वो बताता है अभिक्रिया की दिशा। ये जो तीर चिन्ह है ये बेटा आपका पता है क्या बताता है? तो ये तीर चिन्ह जो है वो आपको अभिक्रिया का दिशा बताने का काम करता है, ये जो तीर चिन्ह होता है। ठीक है, कोई मुश्किल आ रहा है समझ में? बढ़िया तरीके से, एकदम शानदार, एकदम मजा आ जाना चाहिए आप सभी को पढ़ के। अगर मजा नहीं आ रहा है तो पैसा वापस। कौन ही करता है फीस जमा होने के बाद वापस? ठीक है, अब उसके बाद अगला पॉइंट क्या है? तीर के निशान के ऊपर क्या लिखा है? तीर के निशान के ऊपर अभिक्रिया की आवश्यक परिस्थितियों को दर्शाया जाता है। मतलब तीर के निशान के ऊपर अभिक्रिया में अगर कोई आवश्यक परिस्थिति है तो उसको दर्शाया जाता है। जैसे हम आप सभी का बात करते हैं, जैसे हम N2 की क्रिया 3H2O से कराते हैं, जैसे हम N2 की क्रिया किससे कराते हैं? 3H2 की, मतलब नाइट्रोजन की क्रिया किससे? हाइड्रोजन से हम लोग कराते हैं। तो पता है इसमें से क्या बनता है? इसमें क्या बनता है? इसमें हमारा बनता है क्या? अमोनिया। क्या बनता है? अमोनिया बनता है, और साथ में क्या निकलती है? साथ में ऊर्जा निकलती है। लेकिन ऐसे थोड़ी अमोनिया बन जाएगा, इसके लिए इसको 450 डिग्री सेल्सियस पर क्या करना पड़ेगा? इसको 400 कितना 450 डिग्री सेल्सियस पर क्या करना पड़ेगा? गर्म करना पड़ेगा, और कम दाब लगाना पड़ेगा। इस पर क्या होना चाहिए? कम दाब। लगभग कितना दाब होना चाहिए? 200 वायु। कितना? 200 वायु के बराबर क्या होना चाहिए? दाब इस पर लगना चाहिए। मतलब कि जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ क्रिया करेगा तो उस पर 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देना होगा उसको, साथ में अमोनिया और ऊर्जा तब बनने वाली है। तो यहाँ जो टेम्परेचर दिया जा रहा है वो एक आवश्यक परिस्थिति है, और ऐसी आवश्यक परिस्थिति को हम लोग तीर के सिंबल के ऊपर देखते हैं। जैसे किसी भी दो पदार्थ को आपस में मिलाकर अगर गर्म किया जाएगा, तो अगर गर्म किया जा रहा है तो उसको तीर के निशान के ऊपर लिखने वाले हैं। बात समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आ गया हो तो बताओ, उसके बाद आगे हम लोग जो है वो बढ़ते हैं। तो मेरा कहने का मतलब कोई भी चीजें आपको मुश्किल नहीं होने वाली है। केमिस्ट्री बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, अगर आप बेहतर तरीके से बेटा जो है वो पढ़ने का काम कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं? तो क्लासेस तभी आपको अच्छी लगेंगी जब आप रेगुलर क्लास लेंगे, टाइम से लेंगे, आप कॉपी पेन लेके साथ में जितना पढ़ेंगे आप प्रिपरेशन करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा वर्क भी आप करेंगे। इस तरीके से साल भर जब आप काम करते रहेंगे तो वो आपका जो है बेटा उस तरीके से मार्क्स, अच्छे मार्क्स में बदल जाने का काम करेगा। ठीक है ना? चलिए इसके बाद और देखते हैं और किस तरीके से हम लिखते हैं। तो ये पॉइंट बताइए, समझ में आ गया कि नहीं? कि जैसे दो अभिकारक आपस में मिलकर उत्पाद बना रहे हैं, तो अगर उसको अभिकारकों को आपस में मिलाकर गर्म किया जा रहा है, तो अगर हम गर्म कर रहे हैं तो वो एक परिस्थिति है, आवश्यक परिस्थिति है, और उस आवश्यक परिस्थिति को तीर के सिंबल के ऊपर हम लोग लिख देते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये बात भी आपको जो है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्यों? आगे देखते हैं और क्या होता है हमारा। और अगर इस तरीके से हम बात करें अभिकारक तथा उत्पाद की भौतिक अवस्था, जैसे ठोस, द्रव, गैस, क्या बात इसमें लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है कि अभिकारक तथा उत्पाद की भौतिक अवस्था, जैसे जैसे क्या हो गया? जैसे ठोस हो गया, द्रव हो गया और गैस हो गया। ठीक है ना? अभिकारक में और उत्पाद में ठोस होते हैं, जो द्रव होते हैं और जो गैस होती हैं, उनके जलीय विलयन को हम लोग सॉलिड लिक्विड गैस या फिर विलयन को AQ द्वारा क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। बात समझ में आया? कि ठोस को हम S से लिखेंगे, द्रव को हम L से लिखेंगे, गैस को हम G से लिखेंगे, और जो जलीय विलयन होगा उसको हम लोग किससे लिखेंगे? AQ से प्रदर्शित करते हैं। हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। क्यों? देख लेंगे तो हम लोग को ज्यादा अच्छे से क्या हो जाएगा, समझ में आ जाने वाला है। समझ रहे हैं कि नहीं? बोलो। जैसे अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है क्या कि 2N2 और साथ में 3H2 जब आपस में क्रिया करता है तो क्या बनता है?
अमोनिया बनता है और साथ में इससे क्या निकलती है, ऊर्जा निकलती है। तो बताओ यहां पर N2 क्या है हमारा, N2 हमारा क्या है, नाइट्रोजन गैस है। हाइड्रोजन हमारा क्या है, हाइड्रोजन भी हमारा जो है ये क्या है, गैस है। तो गैस को हम किससे लिखेंगे, जी से। अमोनिया क्या है, अमोनिया भी तो गैस ही है, तो अमोनिया को भी हम किससे लिखेंगे, जी से ही लिखेंगे। बोलो कोई दिक्कत हो तो नहीं, आ गया बात समझ में। अगर इसी तरीके से हम और भी लिखें, तो अगर इसी तरीके से और भी देखेंगे तो और भी रिएक्शंस होती हैं। बोलो कोई रिएक्शंस, जैसे हमारे पास एक रिएक्शन इस तरीके से और लिखी हुई है, वो हमारे पास लिखा है H2Cl2, क्या लिखा है, H2 प्लस Cl2, तो ये क्या बनाएगा, 2HCl बनाएगा, है ना। तो बताओ हाइड्रोजन क्या है, गैस है। क्लोरीन क्या है, गैस है। HCl अम्ल होता है जो लिक्विड फॉर्म में होता है, किस फॉर्म में होता है, और लेकिन ये विलियन भी तो है, क्या है, विलियन है। विलियन किसे कहते हैं, जब दो पदार्थ को आपस में मिला दिया जाता है तो उसे हम विलियन कहते हैं, और वो मिल जाए पूरी तरीके से तो वो हमारा क्या कहलाता है, विलियन कहलाता है। तो देखो हाइड्रोजन और क्लोरीन को क्लोराइड को जब आपस में H2 और Cl2 को जब मिलाया गया तो HCl बन रहा है, क्या बन रहा है, तो ये क्या है, जलीय विलियन ही तो है ना। अब ये लिक्विड फॉर्म में आ गया तो ये क्या है, जलीय विलियन है। और जलीय विलियन को हम किससे लिखेंगे, AQ से लिखेंगे। किससे लिखेंगे, अगर अकेला होता, जैसे पानी की बात करें तो पानी को हम लोग L से लिखेंगे क्योंकि वो द्रव है, अकेला है कि नहीं है। ऐसे हम शहद की बात करें तो वो L लिखेंगे क्योंकि वो अकेला है, लिक्विड है। लेकिन यहाँ पर दो पदार्थ आपस में मिले हैं तो उसे हम विलियन कहते हैं, और लिक्विड फॉर्म में है, सॉरी लिक्विड फॉर्म में है तो जलीय विलियन बना है। और उसको हम किससे लिखेंगे, उसको हम AQ से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, AQ से। बताओ इतने में किसी को कोई दिक्कत हो, कोई समस्या, आप कमेंट में बता सकते हैं अगर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत होने वाली हो इसमें, बोलो। लेकिन हालांकि ये लिक्विड फॉर्म में है तो अगर इसी को आप चाहें तो L लिख सकते हैं क्योंकि जलीय विलियन की बात कर रहा है। हाँ जल तो है नहीं, यहाँ जल तो है नहीं ना, तो जल नहीं तो हम लोग क्या लिखेंगे, L। मैं देख रहा था कि दिमाग कहाँ है, ठीक है ना, आई बात समझ में, कोई दिक्कत। अब दोनों हो सकता है ना, L भी हो सकता है, AQ भी हो सकता है। अब अगला पॉइंट है, यदि उत्पाद गैसीय अवस्था में होता है, अगर जो प्रोडक्ट बन रहा है वो गैस अवस्था में है, जैसे अमोनिया यहाँ किस अवस्था में है, गैस अवस्था में है, तो उसके पास ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर तीर का निशान लगाते हैं, मतलब इस तरीके से तीर का निशान भी लगा देते हैं। जैसे अमोनिया बन रहा है हमारा 2NH3 बन रहा है, तो ये बन रहा है तो इसके बगल तीर का निशान लगा देंगे क्योंकि ये गैसीय स्टेट को बताता है कि गैसीय अवस्था में है ये, ठीक है, आई बात समझ में। तो मतलब यदि उत्पाद जो है वो गैस फॉर्म में है, जैसे NH3 जो है ये गैस अवस्था में है, तो इसके लिए हम तीर का सिंबल लगाएंगे और तीर का जो सिंबल है वो किधर की ओर होने वाला है, ऊपर की ओर होने वाला है। तो इस तरीके से हम लोग लगा देते हैं, ठीक है। और अगर यही बात करें, यदि उत्पाद अविलेय और अवक्षेप है, अगर उत्पाद जो है वो अविलेय अवक्षेप है, अवक्षेप कल बताया था ना, अवक्षेप कैसे बनता है बताओ, अवक्षेप क्या होता है बताओ, अवक्षेप क्या होता है, जलीय विलयन में जो एक पदार्थ जो है विलेय, पूर्ण विलेय ना हो, जो पूरी तरीके से विलेय, किसी विलयन में पूरी तरीके से विलेय ना हो, तो उसी को हम लोग बोलते हैं अवक्षेप, उसी को क्या बोलते हैं। और मैंने एक एग्जाम्पल भी देखा था, भूल जाते हो, पढ़ोगे नहीं तो भूलोगे ही। और यदि उत्पाद अवक्षेप है तो उसके पास एक उल्टा ऊर्ध्वाधर तीर का निशान लगाते हैं इस तरीके से। कल जो रिएक्शन बना था उसको बताओ मुझे, कल जो रिएक्शन हुआ था उसका बताना मुझे, कौन सा रिएक्शन था, लेड, लेड की क्रिया किससे कराए थे, बोलो बोलो फटाफट से, लेड की क्रिया किससे कराए थे, लेड की क्रिया किससे कराए थे,
भूल गए? पोटेशियम आयोडाइड की हम लोग क्रिया कराए थे 2Ki का, मतलब पोटेशियम आयोडाइड का जो क्रिया कराया था हम लोगों ने वह लेड नाइट्रेट से कराया था PbNO3 का होल ट्वाइस, इससे कराया था। तो यहां से क्या बना था? यहां से PbI2 बना था। क्या बना था? यहां से बना था PbI2 बना था, और साथ में क्या निकल गया था यहां से? बोलो क्या निकल गया था? 2KNO3 क्या निकल गया था? यहां से 2KNO3 निकल गया था, और ये हमारा किस रूप में था? ये हमारा अवक्षेप के रूप में था, और अवक्षेप के लिए इसलिए तीर का सिंबल जो है वो नीचे की ओर लेते हैं। तीर का सिंबल जो है वो किधर की ओर हम लोग लेंगे? वो नीचे की ओर इस तरीके से लेते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये बात भी आपको क्या होगी, अच्छे से समझ में आ गई होगी। आई कि नहीं आई? कोई दिक्कत? और इसी का नाम तो बताओ, लेड आयोडाइड था कि नहीं था? था। और ये क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट है। ये लेड नाइट्रेट है, ये पोटेशियम आयोडाइड है आपका। क्लियर? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो आगे देखते हैं क्या होने वाला है। अगला रूल क्या कहता है? अगला रूल इस तरीके से क्या कहता है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार रासायनिक समीकरण में परमाणु ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है, आपने क्लास 9th में स्टार्ट में पढ़ा होगा कि द्रव्यमान संरक्षण में परमाणु को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसलिए इसलिए जो अभिकारक है और जो उत्पाद है उसके विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या को क्या करना पड़ता है? बराबर करने के लिए जो समीकरण होता है उसको संतुलित करना पड़ता है। और अभी आगे चलकर हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। आपको बहुत अच्छे से चीजें जो है वो समझ में आ जाएंगी। बात समझ में आया क्या? कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है परमाणु को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना नष्ट कर सकते हैं। ठीक है ना? इसीलिए जो अभिकारक में विभिन्न तत्व के परमाणुओं की संख्या होगी, जैसे जैसे अगर हम बात करें ये हमारा अभिकारक है तो इसमें नाइट्रोजन के परमाणुओं की संख्या कितनी है? 4। कितनी है? और उत्पाद में कितनी है नाइट्रोजन की संख्या? 2। यहां कितनी संख्या है? नाइट्रोजन की संख्या कितनी है? 1 मिनट, यहाँ पे 2N2 नहीं लिखना है, यहाँ पर N2 सिर्फ लिखना है। यहाँ पर सिर्फ क्या लिखना था? N2 लिखना था, 2N2 नहीं। ठीक है? तो अगर यहाँ बात करें नाइट्रोजन की संख्या 2 है तो यहाँ नाइट्रोजन की संख्या कितनी है? 2 है ना? तो दोनों तरफ 6 हाइड्रोजन इधर है, 6 हाइड्रोजन इधर भी है, तो दोनों तरफ संख्या बराबर बराबर है कि नहीं है ना? तो इसी को बोलते हैं संतुलित समीकरण। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम ही कहता है कि अभिकारक में जितने परमाणुओं की संख्या है वो उत्पाद के परमाणुओं की संख्या के बराबर होना चाहिए। क्यों बराबर होना चाहिए? क्योंकि परमाणु को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और तो मतलब जितना पहले परमाणु था उतना ही बाद में होना चाहिए। अगर परमाणु नष्ट ही नहीं होता तो जितना परमाणु पहले था उतना ही परमाणु क्या होना चाहिए? बाद में। तो मतलब अभिक्रिया से पहले जो होता है वो अभिकारक, अभिक्रिया के बाद जो नया पदार्थ बनता है उसे, और उसमें जितने परमाणु होंगे उसकी संख्या आपस में क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। इस प्रकार से जैसे इसमें दोनों तरफ संख्या आपस में बराबर है वैसे इधर भी उतनी ही होनी चाहिए। नाइट्रोजन इधर 2 है तो इधर भी नाइट्रोजन कितना होना चाहिए? 2। हाइड्रोजन इधर 6 है तो इधर भी हाइड्रोजन कितना है? 3 दूनी 6। तो मतलब परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ अभिकारक में भी और उत्पाद में भी क्या क्या है? बराबर बराबर है। तो ये होता है। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? तो क्यों रासायनिक समीकरण को संतुलित करना पड़ता है, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई? किस लिए? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार। और ये वही बात नीचे लिखा है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए रासायनिक समीकरण को क्या करना पड़ता है? संतुलित करना आवश्यक होता है। कोई दिक्कत नहीं? तो आइए अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधियां पढ़ते हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। कोई दिक्कत? अब हम लोग जो पढ़ेंगे कि वो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की जो विधियां हैं वो कौन सी विधियां हैं। तो वैसे अगर हम जनरली बात करें तो इसकी 2 विधियां हैं, एक अनुमान विधि है और एक आंशिक समीकरण विधि है। ठीक है?
रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की कितनी विधियां हैं? 2 विधियां हैं। एक विधि होती है अनुमान विधि, जिसको हिट एंड ट्रायल विधि भी कहते हैं, और दूसरी जो विधि होती है उसी को आंशिक समीकरण विधि कहते हैं। कौन सी कहते हैं? आंशिक समीकरण विधि कहते हैं। कोई दिक्कत? तो क्या होता है, पहले रासायनिक समीकरण संतुलित करने की विधियां पहले समझते हैं। मतलब अभी अभी हम लोगों ने रासायनिक समीकरण लिखना सीखा कि नहीं सीखा? सीखा है। अब जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद के सभी तत्व के परमाणुओं की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, या संतुलित समीकरण कहते हैं। मतलब जब अभिकारक और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या आपस में बराबर बराबर हो तो उसी को संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। और होता क्या है, किसके नियम के अनुसार? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार अभिकारक का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के क्या होगा? बराबर। मतलब अभिक्रिया से पहले का जो कुल द्रव्यमान है वो अभिक्रिया के बाद के कुल द्रव्यमान के क्या होता है? बराबर होता है। इसे भी द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। कोई दिक्कत? आ गई बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं ना? चलो, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर ये बात कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण, इसे कहते हैं। तो किस तरीके से इसमें क्या करना है? परमाणुओं की संख्या किस तरीके से अभिकारक और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या आपस में बराबर करते हैं, तो इसको हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पता है किस विधि से पढ़ने वाले हैं? तो बताओ, पहली जो विधि होती है उसको हम लोग कौन सी विधि कहते हैं? हिट एवं ट्रायल विधि। क्या बोलते हैं? हिट एवं ट्रायल विधि से हम लोग जो है पढ़ेंगे, और यही से हमारा काम जो है वो पेपर के लिए हो जाएगा। तो दूसरी विधि से हमको पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। और इसी को या फिर किस विधि के नाम से जाना जाता है? इसी को हम लोग जो नाम से जानते हैं वो कौन सी विधि होती है? तो इसको अनुमान विधि के नाम से जाना जाता है। किस विधि के नाम से? अनुमान विधि के नाम से जाना जाता है। कोई दिक्कत? आ गई बात समझ में? तो ये हो गया हमारा क्या? हिट एवं ट्रायल विधि। अगर हम दूसरे विधि की नाम पढ़ें, अगर हम दूसरे विधि के बारे में जानने की कोशिश करें कि क्या होता है, तो दूसरा जो विधि होता है उसको हम लोग पता है क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं आंशिक समीकरण विधि। दूसरे वाले को क्या बोलते हैं? दूसरे वाले को हम लोग जो बोलते हैं वो बोलते हैं आंशिक समीकरण विधि। दूसरे वाले को हम लोग इस तरीके से बोलते हैं, जो वो क्या बोलते हैं? आंशिक समीकरण विधि बोलते हैं। ठीक है ना? तो बारी बारी से हम लोग को एक एक को पढ़ना है, लेकिन हम लोग जनरली जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं हिट एवं ट्रायल विधि के बारे में। किसके बारे में? और इसी से हमारा जो है वो पेपर में जो है वो काम हो जाता है। बात समझ में आया? हिट एवं ट्रायल विधि से ही हमारा जो है वो काम हो जाता है। तो आज हम लोग जो है वो सिर्फ रासायनिक समीकरण संतुलित करने की विधियां क्या होती हैं इसके बारे में मैंने तरीका पढ़ा है कि कौन कौन से तरीके होते हैं जिससे संतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। और कल की क्लास में हम आपको पता है क्या पढ़ाने वाले हैं? कल की क्लास में हम लोग जो है आपको पढ़ाने वाले हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। कल की क्लास में जो हम आपको पढ़ाएंगे वो बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाने वाले हैं। वो पढ़ाने वाले हैं पता है क्या? संतुलित रासायनिक समीकरण को, कि किस तरीके से संतुलित रासायनिक समीकरण क्या पढ़ाने वाले हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण को क्या करना है? संतुलित करना। कि किस तरीके से संतुलित किया जाता है, एक से एक रिएक्शंस को लेकर आएंगे। जितना भी डिफिकल्ट होगा आप चुटकी बजा के जो है उसको बेहतर तरीके से क्या करेंगे? अच्छी तरीके से आप लोग कर लेने वाले हैं बच्चा। तो आपको कोई दिक्कत होने वाली जो है वो नहीं है। ठीक है? तो सीधी सी बात मेरी यही है कि आप लोग रेगुलर क्लासेस को लीजिए, तभी आपको चीज़ें जो है वो अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। तो आज की क्लासेस में हम लोगों ने क्या क्या चीज़ों को पढ़ा है ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले आज हम लोगों ने रासायनिक समीकरण के बारे में जाना, और रासायनिक समीकरण के कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में जाना कि किस तरीके से होता है। ठीक है? और हम लोग रासायनिक समीकरण लिखने के नियम के बारे में पढ़ा कि रासायनिक समीकरण को किस तरीके से लिखते हैं। मतलब अभिकारक और उत्पाद के बीच में, अभिकारकों के बीच में प्लस चिन्ह का, उत्पादों के बीच में प्लस चिन्ह का, अभिकारक और उत्पाद के बीच में तीर चिन्ह का यूज करते हैं। सॉलिड को एस से लिखते हैं, लिक्विड को एल से लिखते हैं, गैस को जी से लिखते हैं, और
जलीय विलयन को हम लोग जो है वो AQ से लिखते हैं। ये सारी चीजों पर हम लोगों ने इस तरीके से क्या किया है, बात किया है, जो कि आपको यहाँ से क्या होगा, दिख रहा होगा इस तरीके से। साथ ही साथ हम लोग द्रव्यमान संरक्षण के नियम को भी जाने, क्यों कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम में हम लोगों ने जाना कि परमाणु को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, इसलिए अभिकारक तथा उत्पाद के विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या को बराबर करने के लिए हमको समीकरण को क्या करना पड़ता है, संतुलित। अगर आपके से कोई क्वेश्चन करता है कि संतुलित समीकरण क्यों करना पड़ता है, तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए हमको रासायनिक समीकरण को क्या करना पड़ेगा, संतुलित करना पड़ेगा। साथ ही साथ हम लोगों ने जाना कि अभिकारक के परमाणुओं की संख्या उत्पाद के परमाणुओं की संख्या के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अभिकारक का कुल द्रव्यमान जो है वो उत्पाद के कुल द्रव्यमान के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो इन सारी चीजों पर बात किया है, और इसको अगर आपको नोट करना है तो आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा कॉपी और पेन लेके, और उसी में आपको हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये जो लेक्चर्स है, आपको अगर इस पर एनरोलमेंट करना है तो आप इसको एनरोलमेंट भी करा सकते हैं, आपको ऐप पर भी ये जो है वो आपको मिल जाने वाला है। क्लियर? तो वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, तो अगर क्लासेस समझ में आई होंगी तो चैनल को लाइक करके जाइएगा, नहीं समझ में आया होगा तो डिसलाइक करके जाइएगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो शेयर कर दीजिएगा, नहीं शेयर लगी होगी तो रिपोर्ट मार दीजिएगा, जो भी आपका मन करे वो कर दीजिएगा, ठीक है। तो आज की क्लासेस को जो है हम यहीं पर क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे। अभी क्लासेस छोटी हो रही हैं क्योंकि हम नहीं चाहते एक बैग आप पे प्रेशर बना दिया जाए, और उसके बाद एक बार आपका स्पीड अच्छे से बन जाए उसके बाद हम लोग क्लासेस को लंबे लंबे समय के लिए लेने वाले हैं, ठीक है। तो आज की क्लासेस को बेटा हम यहीं पे समाप्त करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई होंगी तो जो करना है आप सभी को पहले ही बोल चुके हैं। आप सभी बच्चों को जो भी चीज़ों की ज़रूरत हो कमेंट में आप जवाब दीजिए, आपके लिए वो सारी चीज़ें करने का काम करेंगे, और आपका सिलेबस नवंबर तक पूरा कंप्लीट साइंस आपको खत्म करा के आपका 70 में 70 नंबर का प्रिपरेशन जो है हम कराने वाले हैं, ठीक है ना। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा ताकि आप रिवीजन जो है वो अच्छे से कर पाएँ। तो क्लासेस को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। जाते जाते आप सभी बच्चों को एक बार पुनः मेरा बहुत बहुत नमस्कार, और आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन था इस क्लास में जितने भी बच्चे आए। और जाते जाते हम यही कहते हुए जाएंगे कि हौसलों की तरकसों में कोशिश व खातिर जिंदा रखो, हार जाओ जिंदगी में सब कुछ मगर एक बार फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। इसी शुभकामनाओं के साथ आप सभी बच्चों को टाटा बाय बाय, नमस्कार।